हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग ब्राह्म चिन्ह से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है। हर वीडियो में आप लोगों को इस बारे में हम बताते हैं, तो आप लोग बार बार ये कहना ना पड़े कि कॉपी पेन लेकर बैठें। आप लोग ध्यानपूर्वक इन बातों को ध्यान रखें और जितने भी बातों को बताया जाए सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। अब जैसे देखिए कि ब्राह्म चिन्ह कहते किसको हैं, ब्राह्म चिन्ह कहते किसको हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इनका प्रयोग हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। ब्राह्म चिन्ह का जो अर्थ होता है क्या होता है, ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव करना, ठहराव या रुकना। अलग अलग प्रकार के ब्राह्म चिन्ह होते हैं। ऐसा ब्राह्म चिन्ह का मतलब यही नहीं होता है कि पूर्ण रूप से रुकना। अन्य अन्य तरीके के जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं उनके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ब्राह्म चिन्ह का मतलब आप लोग समझ गए कि ब्राह्म चिन्ह का जो मतलब होता है, अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। हिंदी में देखा होगा कि अगर ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग ना करें तो जो भाषा का अनर्थ भी हो सकता है। इस कारण ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ब्राह्म चिन्ह की अगर परिभाषा पढ़ें तो जिसमें कहा गया है कि भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चिन्हों का भाषा में कितना महत्व होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भाषा को सरल बनाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को सहज समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको आनंदपूर्वक जो भी हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, इनको रोचक बनाने के लिए और जो भी ये उपन्यास, नाटक और कहानियाँ लिखी जाती हैं सब में ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग ना हो तो सरल, सहज और रोचक बनना भाषा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इनका प्रयोग भाषा में किया जाता है। तो ब्राह्म चिन्हों की परिभाषा समझ आ गई कि भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब श्री कामता प्रसाद जो कवि हैं, श्री कामता प्रसाद जी ने बताया है कि ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 होती है। कितनी है? ब्राह्म चिन्हों की संख्या उन्होंने 20 बताई है। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि श्री कामता प्रसाद कवि ने कितने ब्राह्म चिन्हों की बात की है, तो कितने ब्राह्म चिन्हों की बात की है? 20 ब्राह्म चिन्हों की बात की है। अगला देखिए कि ब्राह्म चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो जो अल्प ब्राह्म चिन्ह होता है तो उसका ये सिंबल होता है, इस तरीके से बनता है। अब से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ब्राह्म चिन्ह दे दिया, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से ये कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन दे दिया आपको अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम और प्रश्नवाचक। तो आप लोगों को जब तक इनका सिंबल याद नहीं होगा, किस तरीके से बनते हैं, तब तक इन प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इन सिंबल टाइप के जो किस तरीके से चिन्ह बनते हैं उनको याद करना है। बाद में उनका प्रयोग और उनका महत्व कहाँ कहाँ पे होता है उसको आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो देखिए कि अल्पविराम जो चिन्ह होता है उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो अल्पविराम जो चिन्ह होता है इस तरीके से, जैसे आप लोग जब गिनती लिखते हैं 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्पविराम का जो प्रयोग है वो समझ में आ गया, सही। इसके बाद देखिए कि अर्धविराम है। अर्धविराम कैसा होता है? एक बिंदी रखी होती है, उसके बाद जो अल्पविराम होता है वो नीचे खिंचा होता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो अर्धविराम आप लोगों को समझ में आ गया अर्धविराम कैसा होता है। कभी कभी देखा होगा कि आप लोगों ने जैसे लिखा होता है परंतु, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है, या किंतु लिखा होता है किंतु, तो वहाँ पे इस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। इसके बाद देखिए कि पूर्ण विराम जो होता है उसको पूर्ण रूप से रुकना, उसका मतलब होता है जैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं, बाहर जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है कि ठहराव, रुकना, सही।
पूर्ण रूप से रुकना। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक जो चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब भाषा में या वाक्य में प्रश्न की बात की जाए। जैसे क्या राम खाना खाता है, या पूछ लिया जाए मोहन बाजार क्यों जाता है। तो दोनों में प्रश्न की बात की गई, लेकिन बस चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं जब क्या का प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर यस और या नो में दिया जाता है, हाँ या नहीं में दिया जाता है। जब क्यों से हम प्रश्न करते हैं या कहाँ से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका अगर हम प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो उसका जो आंसर दिया जाता है तो उसको एक विस्तृत रूप में उसका आंसर दिया जाता है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का समझ गए मतलब। इसके बाद देखिए कि आप लोग आश्चर्य चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह जो इस तरीके से बनाया जाता है जिसका ऐसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है जो अचानक शब्द उत्पन्न होते हैं, जो अचानक शब्दों का उत्पन्न होता है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। या ईश्वर के लिए, भगवान के लिए जब लिखते हैं ईश्वर या भगवान या अदर कोई भी मतलब ईश्वर के नाम लिखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिनको हम आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, जैसे लिखा होता है कि अरे, अरे है, वाव है, तो इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसे आश्चर्य चिन्ह एवं विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग संयोजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, संयोजक है, जिसको हम लोग योजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब जैसे अगर लिखिए रात और दिन, जब विपरीत लिखे जाते हैं तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माता या पिता, तो माता पिता के बीच भी, चाचा चाची के बीच, दादा दादी के बीच, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अवतरण चिन्ह। कौन सा है, अवतरण चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक चिन्हों का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जब हम कोई बात लिखते हैं उसका अर्थ समझाने के लिए बीच में ब्रैकेट का प्रयोग करके उसका विस्तृत रूप से या जो भी अर्थ होता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे अगर चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। इसके बाद देखिए अवतरण चिन्ह, क्या अवतरण चिन्ह है। जैसे इसका प्रयोग कब करते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी, क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी, तो इन्होंने ये इसके बाद लिखेंगे, ये इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे ये टिक लगाए जाते हैं। इसके बाद ये कथन कि करो या मरो, तो यहाँ पे क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग किसने कहा है उनके लिए करेंगे, और उसके बाद जो कथन कहा गया है उसको हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह के द्वारा बंद कर देते हैं। तो करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो दिया था नारा, तो उसको जो बंद करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और जिसके द्वारा दिया जाता है उसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों की समझ आ गई। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो अवतरण चिन्ह इस तरीके का होता है जिसमें एक लाइन ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए खींची होती है। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, दो नीचे के लिए दो ऊपर के लिए लाइनें खींची जाती, तो ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की बिंदी इस तरीके से लिखी होती है, जब हम कोई यहाँ पे शब्द लिखते हैं उसके बारे में जो विस्तृत रूप से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे जो समझाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखिए पुनरुक्त सूचक। पुनरुक्त सूचक क्या होता है कि जिनको पहले समझ लीजिए, इस तरीके से दो लाइनें खींची जाती हैं। एक, अगर कोई बात आप लोगों ने लिख ली है, कोई बात या कोई शब्द आप लोगों ने लिखा है, अगर वही बार बार आप लिखना, मतलब बार बार आप उस वाक्य में आ रहा है तो उसको
समझने के लिए, उसको बार बार ना लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस चिन्ह का। अगर इसको यहाँ पे 2 बार लिखते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर प्रदर्शित किया है, जो ऊपर लिखा है, वही को उसी को नीचे भी लिखा गया है, तो इस चिन्ह का नाम होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए लाघव चिन्ह कौन सा होता है? लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह का देखिए प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बना किस प्रकार होता है, ये इस तरीके से लाघव चिन्ह बना होता है। जैसे आप लोग शॉर्ट में कोई चीज़ लिखते हैं, जब शॉर्ट में कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये डॉक्टर हो गया, जैसे हमारे यहाँ जिला डिस्ट्रिक्ट के नाम है, शॉर्ट में लिखते हैं शाहजहाँपुर। तो ऐसे जो बाद में जो बिंदी आप लोग देखते हैं, उस चिन्ह को क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखिए लोप चिन्ह कौन सा? लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह को क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं, कोई खाली जगह बचती है तो वहाँ पे ऐसे बिंदी रख देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं कि खाली जगह पे यहाँ पे लुप्त पद पे कोई चीज़ आप लोगों को भरनी है, इस वाक्य को पूर्ण करें, तो यहाँ पे इस तरीके से बिंदी रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ शब्दों को लोप किया गया है, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चिन्ह का क्या नाम है? लोप चिन्ह है। इसके बाद देखिए पाद चिन्ह। पाद चिन्ह जो योजक चिन्ह की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण जिसका प्रयोग छंदों में किया जाता है। जब हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दीर्घ और गुरु और लघु के बारे में बताएंगे, जिसको दीर्घ उच्चारण कहा जाता है। इसके बाद आता है पाद बिंदु। क्या आता है? पाद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। पाद बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। अब जैसे इस तरीके से ये बिंदी लगी है, इसको क्या कहते हैं? पाद बिंदु कहते हैं। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हंस पद एवं त्रुटि सूचक चिन्ह कौन सा होता है, तो इस तरीके से जो बना होता है, इसको क्या कहते हैं? हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हंस पद एवं त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। देखो इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे लिखा राम भाई बाजार जाता है। क्या लिखा? राम भाई बाजार जाता है। इतना हमने ये वाक्य लिख लिया। अब आप लोग बताइए इस वाक्य में गलती क्या हो रही कि राम का भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, हमसे गलती हुई, तो यहाँ पे हम इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे का लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि राम का भाई, जो त्रुटि हुई है उसको ऊपर प्रदर्शित किया गया है। तो त्रुटि सूचक शब्द समझ गए कि त्रुटि सूचक शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई शब्द छूट जाता है वाक्य में, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जो शब्द छूटा हुआ है उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो बात समझ आ गई। हंस पद कैसा होता है? तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये बात आप लोगों के समझ आ गई। फिर देखिए टीका सूचक। टीका सूचक क्या कि कोई शब्द लिखा होता है, उसके ऊपर हम टीका लगा देते हैं, तो इसको और टीका के बारे में बाद में नीचे प्रदर्शित किया जाता है, लिख देते हैं कि इसका टीका का जिन बिंदुओं पर टीका लगा है उसका अर्थ ये है, तो वहाँ पर उन बातों को समझा जाता है। फिर आता है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक जो होते हैं उनका इस तरीके से दो पदों के बीच तुलना की जाती है, उसे तुल्यता सूचक कहते हैं। फिर इसके बाद एक चिन्ह है समाप्ति सूचक। कौन सा चिन्ह है? समाप्ति सूचक। जब आप लोग देखेंगे होंगे किताब के, किसी भी किताब के अंत में जब किताब का समापन होता है तो वहाँ पे इस तरीके के चिन्ह बने होते हैं, या इस तरीके से बना होगा। तो ऐसे जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? समाप्ति सूचक कहा जाता है। ये चिन्ह बनने, जो किताब में अगर किताब के लास्ट पेज पे ये चिन्ह बना होता है तो इसके बाद होता है कि इसके बाद कोई भी बिंदु को लिखा नहीं जाएगा, तो ये चिन्ह सबसे लास्ट में ही बनाया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आप लोगों के जो दोस्त लोग हैं जो राजकीय आश्रम पद्धति जैसे आवासीय विद्यालय जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं, और आपके दोस्तों को भेजने से उनका भी जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो आसानी से साधारण तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आप लोगों को टेस्ट भी साप्ताहिक टेस्ट देने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।